गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव, ये डिस्कशन को फिनिश किया था। और अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो इसी में जो ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन चल रहा है उसमें लिखो, in determination of acidic strength of phenol and their derivative, in determination of acidic strength of phenol and their derivative, तो acidic strength of phenol, acidic strength of phenol is directly proportional to stability of phenoxide ion, produced. फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगा? जो फिनॉक्साइड आयन H पॉजिटिव के रिमूवल के बाद प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये एनायन है तो एनायन की स्टेबिलिटी को हमेशा विड्राइंग ग्रुप बढ़ाएगा और डोनेटिंग ग्रुप कम करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड is directly proportional to minus I effect of group, directly proportional to minus M effect of group, inversely proportional to plus I effect of group, inversely proportional to plus M effect of group. इसके अलावा एक फैक्टर और है जो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर सकता है, वो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इस बात को भी यहां पे नोट कर लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉक्साइड आयन, अगर फिनॉक्साइड आयन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उससे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, माइनस एम इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा
और प्लस एम इफेक्ट भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो माइनस आई, माइनस एम और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, जबकि प्लस आई और प्लस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। के लिए ठीक है, फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस लिखो। देखो, इफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप possess minus m and minus I effect, if substituted group possess minus m and minus I effect, if substituted group possess minus m and minus I effect, तो देखो क्या होगा। if group possess minus m and minus I effect, ऑब्वियसली यहां पे माइनस एम जो है वो माइनस आई को डोमिनेट करता है। तो अब जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल को, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, पैरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अब हमें इनको कंपेयर करना है। ध्यान देना, यहाँ पे जो ग्रुप हम कंसिडर करेंगे वो ग्रुप हो सकते हैं NO2, CN, CHO, COR, ठीक है, SO2R एटसेट्रा। ऐसे ग्रुप को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आप यहां पे देखो, इसमें कोई विड्राइंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे विड्राइंग इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे विड्राइंग इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस एम ऑब्जर्व हो रहा होगा, इधर माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस एम ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन है ऑर्थो और पैरा के बीच में, क्योंकि माइनस एम इसमें भी ऑब्जर्व हो रहा है और माइनस एम इसमें भी ऑब्जर्व हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो माइनस आई जो है ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई नेग्लिजिबल है क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से देखो तो एडवांटेज इसको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब देखो क्यों नहीं होता है। जैसे मान लो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप को कंसिडर किया है और उसी तरीके से दूसरा कंपाउंड ये है।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। आप देख रहे हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन के रिमूवल से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। हाइड्रोजन के रिमूवल से पहले ही यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के रिमूवल से पहले ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के रिमूवल से पहले ऑब्जर्व होती है, तो इससे क्या होता है, इससे हाइड्रोजन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अब इस हाइड्रोजन को यहां से फ्री करने के लिए आपको एक तो ये OH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, OH बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली आपको इस हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के हाइड्रोजन अलग होगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के रिमूवल से पहले ऑब्जर्व हो रही है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद ऑब्जर्व होती है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इस बात को नोट कर लो। लिखो, इफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड, if intramolecular hydrogen bonding is observed before the removal of acidic hydrogen, before the removal of acidic hydrogen, then it decreases the acidic strength of the compound. Then it decreases the acidic strength of compound. However, if intramolecular hydrogen bonding is observed, in case of anion produced, if intramolecular hydrogen bonding is observed in case of anion produced after the removal of acidic hydrogen, then it increases the acidic strength of the compound. Then it increases the acidic strength of compound. तो क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के रिमूवल से पहले ऑब्जर्व हो रही है, इसलिए यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख सकते हो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्थ होगा, उसके बाद फिर सेकंड आएगा, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ पे -m और -I इफेक्ट भी ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, इस वजह से ये इससे कम एसिडिक होता है, 4 से मतलब पैरा से कम एसिडिक होता है, लेकिन मेटा और अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके बाद फिर आ जाएगा मेटाफिनॉल, मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, और सबसे कम होगा अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्ट क्लियर हो गया बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड फैक्ट समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड केस लिखो। सेकंड केस लिखो, if group possesses -I and +m effect, where
where minus I is greater than plus M, where minus I is greater than plus M. Where minus I is greater than plus M. तो माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट को डोमिनेट कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ऐसे ग्रुप, इनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अब देखो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है माइनस आई, तो पूरा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के बेसिस पे ही डिसाइड होगा, जैसा आपने इससे पहले भी देखा है बेंजोइक एसिड के केस में और एनिलीन के केस में। तो माइनस आई के बेसिस पे डिसाइड होगा, प्लस एम का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहेगा। तो अगर माइनस आई के बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक सेकेंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ होगा और सबसे कम फर्स्ट होगा। 2, 3, 4, 1 ये इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। 2, 3, 4, 1 आर्थो, मेटा, पैरा एंड फिनॉल। अगला केस लिखो, थर्ड केस लिखो। इफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप possess plus M and plus I effect, if substituted group possess plus M and plus I effect, तो ऐसा एल्काइल ग्रुप ही कर सकते हैं। if substituted group possess plus M and plus I effect, where plus M is greater than plus I, where plus M is greater than plus I, तो मिथाइल, इथाइल या प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और टर्सरी अल्काइल, इन ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा। अब देखो यहां पे एक बात ऑब्जर्व होगी, वैसे तो OH ग्रुप जो है एक छोटे साइज का ग्रुप है, लेकिन अगर ये ग्रुप लगे हो तो एक काफी बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये थोड़ा बहुत हिंड्रेंस OH ग्रुप के साथ क्रिएट करेंगे, और OH ग्रुप के साथ अगर ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं तो उस हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, OH का प्लेन स्लाइटली डिस्टर्ब होगा, और अगर OH का प्लेन डिस्टर्ब होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रिंग में इफेक्टिवली डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करना चाहिए।
मतलब अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम होना चाहिए, ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी तीनों में मेटा का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे प्लस एम ऑब्जर्व हो रहा है। प्लस एम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इन कंपेयर टू प्लस आई, और यहाँ पे वो हिंड्रेंस की वजह से प्रॉब्लम है। तो फिर इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में आ जाएगा थर्ड यानी कि मेटा, उसके बाद फिर आ जाएगा फोर्थ पैरा, और फिर सबसे कम होगा ऑर्थो। 1342 1342। ठीक है, फिनॉल, मेटा, पैरा, ऑर्थो। ऑर्थो के केस में मैंने बताया कि जो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होगा OH के साथ, उसकी वजह से OH का प्लेन जो है वो डिस्टर्ब होगा, और OH का प्लेन डिस्टर्ब होगा तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर है उसके डीलोकलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर वो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो यहाँ पे लोन पेयर इफेक्टिवली डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। फोर्थ केस लिखो। फोर्थ केस लिखो, इफ ग्रुप possess plus m and plus I effect, if group possess plus m and minus I effect, if group possess plus m and minus I effect, if group possess plus m and minus I effect and is involved in intramolecular hydrogen bonding, and is involved in intramolecular hydrogen bonding with phenoxide ion, with phenoxide ion, अब देखो ऐसे ग्रुप कौन कौन से हैं। तो आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो OH ग्रुप को, यहां पे कंसीडर कर सकते हो NH2 को, यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो NHR एटसेट्रा। तो ये ग्रुप O नेगेटिव के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अब जरा देखो बेटा, ये 4 केसेस हैं। यहां पे अगर OH होगा तो 2 OH ग्रुप हो गए, एक का हाइड्रोजन गया, तो हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, ये O नेगेटिव दूसरे के OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मैं स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो जब 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है। तो आप देखो, जो OH ग्रुप, एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करता है थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए यहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड। अब देखो बेटा, इसमें ये ग्रुप -I दिखा रहे हैं, यहां पे ये दिखा रहे हैं -I, और यहां पे ये ग्रुप दिखा रहे हैं +M, और यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद फिर आप कंसिडर करोगे फर्स्ट को, और फिर आप कंसिडर करोगे फोर्थ को। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, इसमें सेकंड एक्सेप्शनली ऊपर आया है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड।
तो ये समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आया? अगर हम यहां पे फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को कंसीडर करते हैं एट पैरा पोजीशन, ऐसे केसेस मैंने आपको उधर भी डिस्कस किया था बेंजोइक एसिड और एनिलीन के केस में। वहां जो ऑर्डर आपने देखा था उससे डिफरेंट ऑर्डर इस केस में ऑब्जर्व होता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो बोला यहाँ पे एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा एसिडिक पैराक्लोरोफिनॉल होता है। सबसे ज्यादा एसिडिक पैराक्लोरोफिनॉल ऑब्जर्व होता है। उसके बाद पैराफ्लोरोफिनॉल, फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल, फिर पैरा आयोडोफिनॉल ऑब्जर्व होता है। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है और इसका कोई बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे ये ऑर्डर बता रहा हूं, इसको आप क्रैम करके रखो। ये सेकंड जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक, जबकि अगर यहीं पे COOH ग्रुप होता OH की जगह पे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट का सबसे ज्यादा और फोर्थ का सबसे कम होता बेंजोइक एसिड के केस। एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में फोर्थ का सबसे ज्यादा और फिनॉल के केस में ऑर्डर एक्सेप्शनली चेंज हो रहा है। इसलिए ये आपको याद रखना है। पैराक्लोरोफिनॉल मोस्ट एसिडिक, देन पैराफ्लोरोफिनॉल, देन पैराब्रोमोफिनॉल, देन पैरा आयोडोफिनॉल। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है इन केस ऑफ फिनॉल। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ये कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, आपको इनका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा?
4 3 1 2 सही है। कल मैंने आपको बताया था कि यहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा, लेकिन वो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या करेगा, इसका प्लेन को चेंज कर देगा, और इसका प्लेन को अगर चेंज करेगा तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। तो अगर ये लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज होता है ना, तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो 4 सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बाकी तीनों में अगर आप देखो तो ये 2 मिथाइल का जो एक्स्ट्रा प्लस आई है वो इसका बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो उसके बाद 3 और फिर 1 आ जाएगा। 2 में विड्राइंग ग्रुप है जो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो 4 3 1 2 ये होना चाहिए। 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ यहां पे। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फिफ्थ का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। मतलब फिफ्थ को आप सभी लोग बोल रहे हो सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो आप सभी गलत हो। जरा फोर्थ को देखना। फोर्थ में OH के साथ साथ SO3H है। हमने तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है ना, ये थोड़ी बोला कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल बताओ। तो SO3H एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा SO3H होने की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ होगा। फिर उसके बाद -M NO2 का सबसे ज्यादा है तो फिफ्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद CN आ जाएगा फर्स्ट। फिर फ्लोरीन जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है सेकेंड, और NH2 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा थर्ड। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर हुआ?
ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया? तो मैंने ये देखा है कि नॉर्मली लोग जो है ना इस तरीके के फैक्ट्स इसको जो है ना ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसका इफेक्ट ही देख रहे होते हैं, इसका नेचर को नहीं देख रहे होते। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है आपको। इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। जब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो एनायन की स्टेबिलिटी को हमेशा चेक करते हैं। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसको हटा करके और फिर देखो जो एनायन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। टू 1 3 4 2 1 3 4 एकदम सही है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला होगा, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, एक जाएगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो ये कार्बन आयन बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन आयन बनेगा। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये कार्बन आयन बनेगा, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये कार्बन आयन बनेगा। तो जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है उनको हमने हटा दिया। अब हटा करके जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे तो ऑब्वियसली इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड होगा, क्योंकि दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग माइनस एमिफेट ग्रुप कार्बन आयन से जुड़ा हुआ है। ये NO2 ग्रुप क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस एमिफेट ग्रुप है, दोनों साइड से लगा हुआ है, इसलिए कार्बन आयन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ऐसे साइनाइड ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग माइनस एमिफेट ग्रुप होता है तो ये भी कार्बन आयन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, बट NO2 से कम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये Cn नेगेटिव आएगा, क्योंकि Cn नेगेटिव में जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे है। नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे है,
जो कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे 50% है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर में फिर ये आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये COOR माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन इसका माइनस एम इफेक्ट काफी कम होता है, तो इसलिए ये कार्बन आयन को कम स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को ये, तो सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर 2 साइनाइड वाला केस, फिर ये CN नेगेटिव वाला केस, और फिर ये, तो ये इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करनी है तो एनायन की स्टेबिलिटी को देखो, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ और एनायन जो प्रोड्यूस हुआ उसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर लो। जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एनायन की होगी वही ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। एनालिसिस का अप्रोच वही रहेगा जो बताया हुआ अभी। एनायन की स्टेबिलिटी को देखो, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है, और इधर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के एनायन बना दिया। अब इन एनायन की स्टेबिलिटी को देखो, तो यहाँ पे NO2 का -M स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे ये SO2R का -M स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे 3 फिनाइल की वजह से जो रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे COR का -M स्टेबलाइज कर रहा है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात समझो, तो आपको फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन समझ में आएगा। फर्स्ट में जब ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो वो डिस्पर्स होकर के ऑक्सीजन पे जाएगा, एक ऑक्सीजन पे वो डीलोकलाइज होगा। सेकंड में जब ये डिस्पर्स होगा तो ये इस ऑक्सीजन पे भी डिस्पर्स हो सकता है और इस ऑक्सीजन पे भी डिस्पर्स हो सकता है। यहाँ पे जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा,
इसमें जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा। ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, इसलिए इसका जो माइनस एम होगा यहां पे वो ज्यादा होगा। सेकंड का माइनस एम फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर आप देखोगे तो यहां पे सेकंड होगा, उसके बाद फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ, सबसे कम एसिडिक थर्ड। मैंने पीछे जब मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि माइनस एम इफेक्ट कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन कंपेयर टू सिंपल रेजोनेंस। यहां पे सिंपल रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक कार्बन से डिस्पर्स होकर के दूसरे कार्बन पे जाएगा, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन से डिस्पर्स होकर के ऑक्सीजन पे जा रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से जो माइनस एम है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बन आयन को इन कंपेयर टू सिंपल रेजोनेंस। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्लियर हुआ बेटा? सर हम्म आपने जो ऑर्डर लिखवाया हुआ है माइनस माइनस एम का, में NO2 का ज्यादा लिखा हुआ है और SO2 नेगेटिव, SO2R का कम लिखा हुआ है। SO2R का कम लिखवाया हुआ, बात सही है। वहां पे हमने माइनस एम इफेक्ट को जब कंसिडर किया था तो SO2R, SO3H, SO2Cl इनको जो है हमने NO2 से नीचे लिखवाया हुआ है। बट इधर मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसमें जब नेगेटिव चार्ज कार्बन से डिस्पर्स होगा तो वो डिस्पर्स होकर के ऑक्सीजन पे जाएगा, एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, जबकि यहां पे वो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर के दो ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो दो ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसलिए इसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। भाई देखो, आपको जैसे अगर आपको यह देखना है कि RCOOH और RSO3H में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप यहां पे बोलते हो कि RSO3H ज्यादा एसिडिक है। RSO3H क्यों ज्यादा एसिडिक है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जब यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन जाता है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां से डिस्पर्स होकर के इस ऑक्सीजन पे आएगा, मतलब एक ही ऑक्सीजन पे ये डिस्पर्स होगा, जबकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सेम एक्सप्लेनेशन हम इधर भी कंसिडर कर रहे हैं। सर वहाँ ऑर्डर बदलना है क्या? नहीं, ऑर्डर नहीं बदलना है, वो ऑर्डर सही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आपको एनालिसिस इस तरीके से करनी है, वो ऑर्डर नहीं बदलना है आपको। ओके सर। अब जैसे अगर आपसे कोई बोले कि भाई एसिड अमाइड है, ठीक है, मतलब कार्बोक्सामाइड है और सल्फोनामाइड है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताओ? इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट और सेकंड? ऑब्वियसली वही वही फैक्ट है, सल्फोनामाइड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ कार्बोक्सामाइड।
ये 4 कंपाउंड्स हमने कंसिडर किया है, इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ये इंक्रीजिंग बता रहे हैं, डिक्रीजिंग बता रहे हैं? चिराग, तुम्हारा आंसर एकदम गलत है। सेकंड में, पहले फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट में जब एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा तो ये कार्बन आयन बनेगा जो एरोमेटिक है। सेकंड में जब ये एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा तो जो कार्बन आयन बनेगा वो एंटी एरोमेटिक। थर्ड में जब एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा तो जो कार्बन आयन बनेगा उस कार्बन आयन को इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और फोर्थ में जब एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बन आयन को वो स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब देखो, बात आती है कि सबसे कम एसिडिक तो सेकंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेकंड सबसे कम है। बैक बॉन्डिंग माइनस एम इफेक्ट और एरोमेटिसिटी से कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता जितना नॉर्मल रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इसलिए बैक बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में नीचे आएगा। अब कंपेयर करना है आपको फर्स्ट और थर्ड में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप दिमाग में रखो। अगर कहीं पे कार्बन आयन एरोमेटिसिटी के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है और दूसरे केस में कार्बन आयन दो माइनस एम इफेक्ट ग्रुप के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, अगर एक से ज्यादा माइनस एम इफेक्ट ग्रुप कार्बन आयन को साइमल्टेनियसली स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा कार्बन आयन एरोमेटिक कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। इसको आप नोट में लिख लो। इफ कार्बन आयन is stabilized by if carbon ion is stabilized by 2 or more than 2 minus m effect group, if carbon ion is stabilized by 2 or more than 2 minus m effect group simultaneously, then such carbon ion then such carbon ion is more stable, then such carbon ion is more stable than that of aromatic carbon ion. लेकिन अगर एक माइनस एम इफेक्ट ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर रहा है तो वो एरोमेटिक कार्बन आयन से कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो माइनस एम इफेक्ट ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए थर्ड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ फर्स्ट। तो फिर फर्स्ट आएगा और फिर थर्ड आएगा। 2 4 1 3।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फोर्थ सब लोग ज्यादा एसिडिक बोल रहे हैं, ये एकदम सही है क्योंकि SO3H ग्रुप प्रेजेंट है फोर्थ में जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो फोर्थ सबसे ज्यादा। अब इसके बाद आप देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो इसमें NO2 का -M का सपोर्ट है, यहां भी NO2 में के -M का सपोर्ट है, यहां पे NO2 को अपना प्लेन चेंज करना होगा, तो -M का सपोर्ट नहीं रहेगा, NO2 के -M का सपोर्ट इसमें नहीं रहेगा हिंड्रेंस की वजह से। ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो दोनों साइड में प्रेजेंट है उनका हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस की वजह से NO2 को अपना प्लेन को चेंज करना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हो कि COOH ग्रुप पे सर इफेक्ट यानी कि ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर यहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है? ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है दोनों साइड से। तो डबल ऑर्थो इफेक्ट है, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, साथ में -M का सपोर्ट भी है, तो इसलिए फोर्थ के बाद फिर सेकंड आएगा। NO2 के -M का सपोर्ट भी है और डबल ऑर्थो इफेक्ट है, और उसके बाद फिर आएगा फर्स्ट, क्योंकि यहां पे NO2 का -M ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें NO2 का -M ऑब्जर्व नहीं होगा या सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो फिर सबसे कम एसिडिक हो जाएगा थर्ड। तो 4 2 1 3 ये इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, 4 2 1 3। ये चार एसिड्स गिवन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन है?
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? वेरी गुड, सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये COOH ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो इसको सबसे ज्यादा एसिडिक बना रही है। बाकी सब में फिनोलिक ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ फिनोल, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो IIT एग्जाम में पूछा गया है। ये कंपाउंड है, इसको 2 मोल सोडामाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, 2 मोल सोडामाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ए बनता है। प्रोडक्ट ए का स्ट्रक्चर आपको बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए। अब स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन हटा करके वहां पे सोडियम लगाना है। तो मैं अब क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो मुझे दिखा नहीं पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनकी नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन की मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। आप मुझे ये बताओ कि 2 मोल सोडामाइड है, मतलब अगर 1 मोल इस कंपाउंड का है तो 2 मोल सोडामाइड का लिया है, यानी कि इस कंपाउंड का 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर प्रेजेंट कोई 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कोई 2 एसिडिक हाइड्रोजन को ये न्यूट्रलाइज करेगा सोडामाइड। स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडामाइड। तो बट अगर आप देखो तो इसके अंदर तो 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना हो तो आपको 4 मोल सोडामाइड का यूज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सिर्फ 2 मोल सोडामाइड का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब कोई 2 एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो आप मुझे बताओ कि वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 में। 2 और 3, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। देखो सबसे अगर अगर 1 मोल सोडामाइड को यूज किया जाए, मैं अलग अलग केस बना करके यहां पे लिख देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं।
अगर 1 मोल सोडामाइड को यूज करते हैं फिर तो हाइड्रोजन नंबर 2 रिप्लेस होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर 2 मोल सोडामाइड का यूज करते हैं तो दो जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होंगे। तो एक तो 2 जाएगा और दूसरा 3 जाएगा, क्योंकि 3 में देखो जिस रिंग पे OH है उसी रिंग पे NO2 है। NO2 का जो माइनस आई है वो OH को स्टेबलाइज कर रहा है। तो 2 and 3। अगर 3 मोल सोडामाइड को यूज करें तो 1, 2 and 3 ये रिमूव होंगे। और अगर 4 मोल सोडामाइड को यूज करें फिर तो सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होने चाहिए। 1, 2, 3, 4। आ गया समझ में बेटा ये कॉन्सेप्ट, कैसे हमें यहां पे आंसर करना है? तो कॉन्सेप्ट को समझो, प्रॉब्लम्स की तो कोई लिमिट है नहीं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखो an intermediate species, an intermediate species which is produced, an intermediate species which is produced by the cleavage of bond, an intermediate species which is produced by the cleavage of bond in substrate molecule, an intermediate species which is produced by the cleavage of bond in substrate molecule is termed as reaction intermediate. Is termed as reaction intermediate. Is termed as reaction intermediate. आगे लिखो, some reaction intermediates are isolable. Some reaction intermediates are isolable, whereas some of them are non-isolable. Some reaction intermediates are isolable, whereas some of them are non-isolable. तो कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जिनको हम आइसोलेट यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते। आगे लिखो, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस following 6 type of reaction intermediates are observed. In
organic reactions, following 6 type of reaction intermediates are observed. Number 1, free radical. Number 2, carbocation. Number 3, carbanion. Number 4, carbene. Number 5, nitrene. Number 6, बेंजाइन. तो अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंसीडर करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये 6 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ऑब्जर्व होते हैं. तो मैं वन बाय वन इनको डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले आप लिखो फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक. जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक. जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट. ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट सर न्यूट्रल. हाँ बोलो. कोई मेरे नाम से एंटर कर रखा है, पता नहीं, अभी चेक किया मैंने. लो चला भी गया लगता है. हाँ चला गया सर. चलो ठीक है, बस ऐसे तुम लोग जो है मुस्तैद रहो बॉर्डर पे, कोई घुसपैठिया अंदर नहीं आ पाएगा. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज. ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज. Organic trivalent neutral species having unpaired electron on carbon atom. Organic trivalent neutral species having unpaired electron on carbon atom are called free radical. Are called free radical. Are called free radical. तो फ्री रेडिकल्स क्या है? बोल रहा है कि फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज है. ट्राइवेलेंट क्यों? आप देखो यहां पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ट्राइवेलेंट. कार्बन का कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक. न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और यहां पे कार्बन पे देख रहे थे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ऐसे स्पीसीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम आर कॉल्ड फ्री रेडिकल. तो ये फ्री रेडिकल है. दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन they are always paramagnetic. Due to presence of unpaired electron they are always paramagnetic. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं. थर्ड पॉइंट लिखो. थर्ड पॉइंट लिखो, they are formed by the homolysis. They are formed by the homolysis of covalent bond in substrate molecule.
They are formed by homolysis of covalent bond in substrate molecule. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, उस कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस से हमेशा ये फॉर्म होंगे. दे आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. नेक्स्ट पॉइंट, their hybridization depends upon the type of group. Their hybridization depends upon the type of group attached with carbon atom. आगे लिखो, in presence of electron withdrawing group, its hybridization in presence of electron withdrawing group, its hybridization is sp3. In presence of electron withdrawing group, its hybridization is sp3 and shape is pyramidal. However, in presence of electron donating group, its hybridization is sp2. And shape is trigonal planar. तो देखो बेटा, फ्री रेडिकल्स के बारे में बोल रहे हैं कि अगर फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, जैसे मान लो फ्लोरीन अटैच है, अगर यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, फिर तो इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो विड्राइंग ग्रुप है. शेप इसका पिरामिडल हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन तब होगा इसका sp3. लेकिन अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो एल्काइल ग्रुप अगर इससे अटैच है, अगर एल्काइल ग्रुप इससे अटैच है, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2 और शेप होगा इसका ट्रायगोनल प्लेनर. तो ये डिफरेंस अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगला पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ विनाइल एराइल, and acetylenic free radical, their hybridization is sp. तो अगर विनाइल फ्री रेडिकल है, एराइल फ्री रेडिकल है, और एसिटिलिनिक
फ्री रेडिकल, इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, they behaves like neutral electrophile, they behaves like neutral electrophile, they behaves like neutral electrophile, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और अनचार्ज होते हैं, इस वजह से ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक में इनके, लास्ट पॉइंट, free radical always involve the homolysis, free radical always involve the homolysis of covalent bond, free radical always involve the homolysis of covalent bond of another reactant molecule, तो ये जिस रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहे हैं हमेशा उस रिएक्टेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की ये होमोलिसिस ही कराएंगे। ठीक है, कोई भी फ्री रेडिकल अगर दूसरे रिएक्टेंट पर अटैक करना चाहता है तो वो दूसरे रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करके फिर उससे कंबाइन करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्री रेडिकल का, कभी भी फ्री रेडिकल किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की हेटेरोलिसिस नहीं करा सकता, फ्री रेडिकल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस कराता है। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई फ्री रेडिकल की। अब आप नोट करो, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, stability order of free radical is decided, stability order of free radical is decided on the basis of following factors, stability order of free radical is decided on the basis of following factors, stability order of free radical is decided on the basis of following factors in their given order of priority, in their given order of priority, in their given order of priority। तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो अभी मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं, उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड होता है और वो फैक्टर्स हम उसी ऑर्डर में अप्लाई करते हैं जिस ऑर्डर में मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल को प्रोवाइड करता है रेजोनेंस, जो मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर है फॉर फ्री रेडिकल वो है रेजोनेंस।
उसके बाद फिर कंसिडर करते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद फिर हम कंसिडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद फिर कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम at which odd electron is present। और इसके बाद एक और फैक्टर को कंसिडर करते हैं एंगुलर स्ट्रेन। कुल मिलाकर के 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एट विच ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड एंगुलर स्ट्रेन। इसमें सबसे डोमिनेटिंग है रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और सबसे लास्ट में हम एंगुलर स्ट्रेन को कंसिडर करें। बट रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ एक्सेप्शंस ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, पहले रेजोनेंस वाले केसेस को अगर कंसिडर करें तो जैसे ये फ्री रेडिकल है, फिर ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, तो हमने ये 4 फ्री रेडिकल कंसिडर किए हैं। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो पहले वाले के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरे वाले के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीसरे वाले के अगर हम देखें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 फिनाइल ग्रुप की वजह से, 2 ये, तो 5। और चौथे वाले में अगर देखें तो 3 + 3 + 1 7। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होनी चाहिए, ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा इस चीज को समझना। ये वाला जो फ्री रेडिकल है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो आप देखो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहे हैं। आप एक बात देख रहे हो यहां पे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में जो बेंजीन रिंग है
उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड है, मतलब फर्स्ट और लास्ट में जो बेंजीन रिंग है, मतलब जो फिनाइल रिंग है, वो एरोमेटिक है, लेकिन इन तीनों में उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होती है। ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे वो हमेशा इवन नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर में, बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इवन नंबर में होने चाहिए। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर देता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से इन तीनों में जो बेंजीन रिंग है, इन तीनों में जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है। तो क्योंकि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से यहां पे रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे बाकी इंटरमीडिएट में क्या ऐसा नहीं होता? तो अगर मैं कार्बोकेटायन को कंसीडर करूं, जरा देखना कार्बोकेटायन के केस में क्या सिचुएशन है। कार्बोकेटायन के केस में अब आप पहला और दूसरा स्ट्रक्चर को ही कंपेयर कर लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप अगर दूसरे स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया को देखो तो पहला क्राइटेरिया क्या है, सारे ये कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक रिंग प्लेनर होनी चाहिए, और रिंग के अंदर प्रेजेंट हर एटम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। वो सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही। अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है, तो यहां पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। लेकिन फ्री रेडिकल के केस में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है जब डीलोकलाइजेशन होता है। इस वजह से रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन को प्रोवाइड करता है फिनाइल रिंग की वजह से, उतनी स्टेबिलिटी वो फ्री रेडिकल को नहीं प्रोवाइड करता। ये बात समझ पा रहे हैं जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं? इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि भले फ्री रेडिकल के केस में फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाता हो और कार्बोकेटायन में भी फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाता है, लेकिन फिनाइल ग्रुप जितना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कार्बोकेटायन के लिए दिखाएगा उतना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो फ्री रेडिकल के लिए नहीं दिखाएगा। ठीक है? क्योंकि फ्री रेडिकल के केस में जब फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि यहां पे अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को देखो तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर हम इन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को ये सेकेंड कैटेगरी वाले फ्री रेडिकल से कंपेयर करें तब जरा देखो क्या सिचुएशन अराइज होती है। जो जैसे ये फ्री रेडिकल है हमारे पास, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल और एलाइल फ्री रेडिकल दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल is more stable than that of benzyl free radical and allyl free radical both. यहां पे 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, कहने को यहां पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं है। एलाइल फ्री रेडिकल से तो ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन बेंजाइल फ्री रेडिकल से भी ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है।
इसलिए ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आकाश का फोन आया, उसका माइक नहीं चल रहा और उसके नाम से किसी ने लॉगिन कर रखा है। सर लीव कर दिया अब। अभी जो आकाश है ये ओरिजिनल वाला ही है? हाँ जी ये ओरिजिनल वाला है, इसका फोन आया था। चलो ठीक। तो ये आपको याद रखना है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल is more stable than that of benzyl free radical and allyl free radical both. Tertiary butyl free radical is more stable, इसको आप स्पेशली हाईलाइट करके लिख लो। Tertiary butyl free radical is more stable than that of benzyl free radical and allyl free radical both. ठीक है। तो अब जैसे अगर आपसे बोला जाए जैसे ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं। बताओ इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? सही है। फर्स्ट में देखो, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड में ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड को अगर कंसिडर करें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकेंड। अब जब हाइपर कंजुगेशन फेल करता है तब हम कंसिडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। अगर हाइपर कंजुगेशन डिसाइडिंग नहीं है फिर इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल, ये 2 फ्री रेडिकल हमने कंसिडर किया। आप देख रहे हो दोनों में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे दोनों के 2-2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मतलब ना तो रेजोनेंस डिसाइड कर पा रहा है ना हाइपर कंजुगेशन डिसाइड कर पा रहा है। अब हम जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो यहाँ पे कार्बन टेल ज्यादा लंबी है, तो जितनी बड़ी कार्बन टेल होती है प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो पहले रेजोनेंस नहीं डिसाइडिंग है, देन हाइपर कंजुगेशन वो भी नहीं डिसाइडिंग है, तब इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो प्लस आई इफेक्ट है वो एसिडिक, वो इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा,
और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम करेगा। बाकी सारी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले। अब आ जाते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पे। तो देखो फ्री रेडिकल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ये तो वही बात हो गई जैसे बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। ठीक है, मतलब जो पहले से कंगाल है उसका थोड़ा बहुत कुछ पड़ा हुआ था वो भी खराब हो गया। तो अगर एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे एटम पे अगर आप फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रखोगे तो वो उसको और अनस्टेबल बनाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर का क्या रोल रहेगा यहां पे? बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, stability of free radical is inversely proportional to electronegativity of atom at which odd electron is present. इस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। जिस एटम पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्री रेडिकल उतना कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट के दो फैक्टर्स हैं इनके एग्जाम्पल जो है मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करता हूं। तो कल आपका कोई टेस्ट तो है नहीं, तो कल आपकी क्लास जो है वो 8 o'clock स्टार्ट होगी। ठीक है, 8 to 9:45 क्लास टाइमिंग। ओके बेटा।